वेलकम बैक दोस्तों। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप सब पे बनी रहे। इस परीक्षा की घड़ी में, इस एग्जामिनेशन के समय में माता रानी आपको सद्बुद्धि दे, मेहनत करने की हिम्मत दे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आप अपने लाइफ को अच्छा कर सको, अपने जीवन को बेहतर बना सको। तो चलिए, आज का ये लेक्चर पॉलीमर्स बहुलक का आखिरी लेक्चर होने वाला है। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा लेक्चर नहीं देखा, हमारा वीडियो नहीं देखा है, उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने एग्ज़ाम देने से पहले आप हमारा ये टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री का, आप निश्चित रूप से देख के जाएं। आप जो है, कहा जाता है कि आप ऐसा मत करो कि बाद में आपको कोई किसी भी चीज़ के लिए पछताना पड़े। ये ऐसे पोर्शन है जो बच्चे हमेशा छोड़ के चलते हैं। टीचर्स जो है हमेशा छोड़ के चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड में नहीं आते हैं। लेकिन आप जब भी पेपर उठा के देखो, कई सालों के जब प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे आप, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं, कितने क्वेश्चन जो कितने मार्क्स के यहाँ से पूछे जाते हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। तो आप, खासकर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप ज़रूर देख के जाना, ताकि आपको बाद में ये पछताना ना पड़े कि शायद मैं देख लेता तो कुछ और भी अच्छा हो सकता था अपने लाइफ में। तो ऐसी ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। एक कहावत इस पे मुझे याद आती है कि कहा जाता है कि संसार में कोई इतना अमीर भी नहीं है कि वो अपने गुजरे हुए समय को बदल सके, और संसार में कोई इतना गरीब भी नहीं है जो आने वाले समय को बदल ना सके। तो चलिए, आप लोग समझदार हैं, आप इस मतलब कहावत को ज़रूर समझ गए होंगे, और उसके अनुरूप आप जो है अपना जीवन को आगे बढ़ाने की सोचेंगे, उस पथ पर, उस राह पर चलने का सोचेंगे। तो चलिए, बिना देरी करते हुए आज की क्लास की शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम है रविरंजन, और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो चलिए, आप लोगों को ये पॉलीमर्स के जो आखिरी लेक्चर होने जा रही है, उसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ थर्मोप्लास्टिक, जिसको कहा जाता है ऊष्मीय प्लास्टिक कहा जाता है। थर्मो का मतलब ये होता है ऊष्मा। थर्मो का मतलब क्या है? ऊष्मा है। और प्लास्टिक का अर्थ तो आप जानते ही हो, प्लास्टिक है। इससे पहले मैंने फाइबर्स के बारे में पढ़ाया था। ये थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, थर्मोसेटिंग क्या होता है, इस बात को आप समझाता हूँ कि हमारे और आपके पास जितने भी प्लास्टिक्स हैं, वो प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है। वो प्लास्टिक दो तरह के हमारे आपके बीच में अवेलेबल है। प्लास्टिक प्लास्टिक जो है संसार में दो भागों में उसको बांटा गया है। हमारे पास दो तरह के प्लास्टिक अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं। एक प्लास्टिक का नाम है थर्मोप्लास्ट। थर्मोप्लास्ट कहा जाता है, या थर्मोप्लास्टिक का नाम दिया गया है। और दूसरे का नाम है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहा गया है। अब इसको गौर करना, एक का नाम है थर्मोप्लास्ट और दूसरे का नाम है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्ट एक ऐसे प्लास्टिक हैं जिसे जिसे बार बार यूज किया जा सकता है। सिंपल सा अर्थ समझाता हूं। अभी डेफिनेशन पर नहीं आया हूं, बस आप लोगों को एक ओवरव्यू देना चाहता हूं कि ये प्लास्टिक होते क्या हैं। आपके घर में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक हैं जो खराब हो गए हैं, उसको दोबारा से हम उसको प्रयोग करने योग्य बना सकते हैं। आपके यहाँ देखना, जो कवारे वाले आते हैं, वो कवारे वाले आपके यहाँ से कुछ प्लास्टिक खरीद के ले जाते हैं, और वो प्लास्टिक को पुनः रिसाइकिल फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, और वहाँ से रिसाइकल करके वो फिर से कोई उस प्लास्टिक का नया प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचा जाता है। तो ऐसे प्लास्टिक जिनका बार बार हम इस्तेमाल करके बार बार रूप बदल कर अन्य अन्य वस्तुओं में कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे प्लास्टिक को ही कहा जाता है थर्मोप्लास्ट कहा जाता है। इसका हमेशा ये खराब नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक बार यूज़ कर लिया गया तो दोबारा इसको मतलब यूज़ नहीं किया जा सकता है।
ऐसा नहीं होता। इसको बार बार, ऐसे प्लास्टिक जो बार बार हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, थर्मोप्लास्ट। और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जो एक बार आपने जिस रूप में बना दिया, अगर वो खराब हो गया, वो टूट गया, फिर उससे कोई दूसरा वस्तु प्लास्टिक की नहीं बनाई जा सकती। मतलब एक बार यूज़ कर लो, फिर उसका दूसरा बार उसको ढाला नहीं जा सकता है, जिसका दोबारा रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। तो मैं यहाँ सिंपल सा बोलूँगा, जिसे दोबारा जिसे दोबारा रिसाइकलिंग रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उस प्लास्टिक को या वैसे प्लास्टिक को ही हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग। आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा प्लास्टिक है जिसको दोबारा ढाला नहीं जा सकता है? अगर आपके यहाँ कबाड़ी वाले आते होंगे तो कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं वो निकाल कर फेंक देता है, बोलता है इसकी कोई कीमत नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस उसे वो खरीदना नहीं चाहता है। वो क्यों नहीं खरीदना चाह रहा है? इसका मुख्य वजह है कि उसको दोबारा रिसाइकलिंग में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका दूसरा रूपों में नहीं ढाला जा सकता है, इसलिए वो नहीं खरीदता है। अच्छा, हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके जो टीवी के जो कवर हैं, कैबिनेट हैं, वो प्लास्टिक आप दोबारा किसी रूप में ढाल नहीं सकते हो। एक बार खराब हो गया तो वो प्लास्टिक क्या होता है, जल जाता है, ये पिघलता नहीं है। दोबारा ढालने के लिए क्या होना चाहिए, प्लास्टिक को पिघलना चाहिए। अगर दोबारा वो पिघल पाएगा तभी जाके उसको अलग रूप में ढाला जा सकता है। ये प्लास्टिक ऐसे हैं जब इसको आप दोबारा गर्म करोगे तो वो जल जाएगा, पिघलेगा नहीं, इसलिए इसको दोबारा नहीं ढाला जा सकता है। ऐसे प्लास्टिक आप देखना, जो टीवी होते हैं, रेडियो होते हैं, उसके जो कवर कैबिनेट होता है, उसका जो ऊपर का प्लास्टिक का हिस्सा होता है, उसको आप दोबारा अगर आप आग पे चढ़ाओ, उसको गर्म करो तो वो गर्म होने के बाद जल जाता है, दोबारा उसको ढाला नहीं जा सकता। तो ऐसे प्लास्टिक को कहते हैं थर्मोसेटिंग। तो चलिए सबसे पहले अपने लोग थर्मोप्लास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद थर्मोसेटिंग पढ़ेंगे। आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, नहीं तो इसका डेफिनेशन मैंने समझाने के लिए, आपको ओवरव्यू देने के लिए ये चीज़ बताया। ठीक है, चलिए आप इसके डेफिनेशन पे आते हैं। क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्ट इसे गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और ठंडा करने पर दृढ़ हो जाता है, और थर्मोप्लास्ट को बार बार गर्म करके मुलायम बनाया जा सकता है। अब देखो ना, ये क्या कह रहा है कि ये ऐसे प्लास्टिक हैं जिसे हम लोग बार बार गर्म करके मुलायम बना के अलग अलग रूपों में ढाल पाएंगे। अगर वो प्लास्टिक क्या था, थर्मोसेटिंग ऐसे थे कि एक बार आपने उसको जिस रूप में ढाल दिया, दोबारा आप जब गर्म करोगे तो वो गर्म होके पिघलेगा ही नहीं, वो जल जाएगा। ये बार बार पिघलेगा और बार बार अलग अलग रूपों में इसको ढाल सकते हो। तो ये कहा जा रहा है बार बार गर्म करके मुलायम बनाकर उसे अलग अलग आकारों में ढाला जा सकता है। अच्छा, ये प्लास्टिक में क्रॉस लिंकेज नहीं होता है। अच्छा, ये क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, इस कारण से इसको दोबारा ढाला जाता है। उसमें क्रॉस लिंकेज होता है, एक बार क्रॉस लिंकेज टूट गया तो फिर वो क्रॉस लिंकेज नहीं बन पाता है, जिस कारण से वो यूज़ में नहीं होता, वो खराब हो जाता है। तो ये याद रख लेना, इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं है। और इसके उदाहरण है पॉलीइथीन, जो हमारे घर में प्लास्टिक पॉलीथीन है, जो थैला आप खरीदते हो मार्केट में, जिससे सामान लाते हो, वो जो पॉलीथीन बना है, आप देखना वो तो जलता है लेकिन वो पिघल जाता है। आप उसको ज़्यादा गर्म करोगे तो मुलायम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। फिर उसके बाद जब ज़्यादा हीट दोगे तब गर्म वो जलना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लास्टिक आपके घर में बहुत सारे कुर्सी होंगे, उस कुर्सी को आप मतलब जो गर्म करो तो पिघलता नहीं, वो जल जाता वहाँ से। वो जो जल जाने वाला प्लास्टिक है, बिना पिघले वो जल जाएगा, वो थर्मोसेटिंग था। और ये क्या होगा, गर्म करोगे मुलायम हो जाएगा, मुलायम होने के बाद फिर उसको अलग अलग रूप में ढाल सकते हो। तो हमारे घर में जो पॉलीथीन है वो कौन सा प्लास्टिक है, वो थर्मोप्लास्ट है। अच्छा, पॉलीप्रोपीन, मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, पॉलीप्रोपीन। मैंने पीवीसी के बारे में बताया है, पीवीसी पाइप के बारे में। ये पाइप को गर्म करो तो ये मुड़ जाएगा, मुलायम हो जाएगा, ये जलता जल्दी नहीं है। फिर टेफ्लॉन की मैंने पढ़ाया था, टेफ्लॉन के बारे में। फिर हमने पेन के बारे में नहीं पढ़ाया था। अपन लोग जो हैं पॉलीथीन पढ़ चुके हैं, पॉलीप्रोपीन पढ़ चुके हैं, पीवीसी पढ़ चुके हैं, टेफ्लॉन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ना बाकी है पेन, और पेन के बारे में आप लोग याद रखना। तो चलिए मैं अब इसको पेन के बारे में पढ़ाता हूँ। सबसे पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँगा।
ले लेंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। बहुत बढ़िया, ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम बात करते हैं पेन की। पेन का फुल फॉर्म होता है पोली एक्राइल नाइट्रेट। ये पेन का फुल फॉर्म क्या है? PAN। पी मतलब पोली, ए मतलब एक्राइल, एन मतलब नाइट्रेट। पोली एक्राइल नाइट्रेट, इसका मतलब ये एक्राइल नाइट्रेट का मोनोमर्स है। जब बहुत सारे एक्राइल नाइट्रेट, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्राइल नाइट्रेट। जब बहुत सारे एक्राइल नाइट्रेट जो हैं मिलते हैं तो पोली एक्राइल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं, उसी का नाम पी है, मतलब उसी का नाम पेन है। PAN, पेन, शॉर्ट में पेन, और फुल फॉर्म क्या कहेंगे? पोली एक्राइल नाइट्रेट कहेंगे। अच्छा, क्या पता है आपको ये जो पोली एक्राइल नाइट्रेट हैं, ये पोली एक्राइल नाइट्रेट को ही अपने लोग, आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, विनाइल क्लोराइड। ये एक्राइल नाइट्रेट को ही विनाइल क्लोराइड कहा जाता है। विनाइल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है, या इसी को क्या है कहा जाता है? एक्राइल नाइट्रेट। अगर ये विनाइल क्लोराइड को या एक्राइल नाइट्रेट को आप बहुलीकरण करा दो, और यही बहुलीकरण करने के बाद क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पेन में। तो चलिए मैं करके दिखाता हूँ विनाइल क्लोराइड क्या होते हैं और किस तरह से ये बहुलीकरण हो पाता है। विनाइल क्लोराइड का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप जुड़ जाएगा। आप याद करो इस तरह के मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये है, इसी को कहा जाता है विनाइल साइनाइड। क्या नाम दिया गया है? विनाइल साइनाइड या एक्राइल नाइट्रेट। पोली एक्राइल नाइट्रेट है ना, इसी का नाम है एक्राइल नाइट्रेट का नाम दिया जाता है। अब ये बहुत सारे, कितने संख्या में लेना है? बहुत सारे, n संख्या में लेना है। जब इसको आप n संख्या में लोगे और इसका बहुलीकरण कराया जाएगा, बहुलीकरण कराया जाएगा, तो इस बहुलीकरण के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर क्या बनेंगे? पेन का निर्माण कर लेगा, एक लंबा चेन बन जाएगा, और इसी का नाम होगा पेन, PAN, पेन होगा। सिंपल सा बात है, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। बस एक बार लेक्चर देखना है और एग्ज़ाम जाने से पहले एक बार रिवीजन करके आप निश्चित चले जाना। आप देखना वहाँ पे आपका कितना बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। हम कहीं नहीं जाने वाले, हमारा वीडियो कहीं नहीं जाने वाला है। आप एग्ज़ाम दे के आना तो खुद आप रिव्यू देना कि सर आपने क्या कहा था लेक्चर में, और कितने बात हमारे सही हैं, कितने बात झूठ हैं, वो आप खुद महसूस कर लोगे। बस कुछ दिन का और इंतज़ार करना है एग्ज़ाम के, उसके बाद तो रिज़ल्ट आपके सामने ही में होगा। तो चलिए अब क्या होगा यहाँ पे, आप ज़रा देखो इसमें हमको बहुलीकरण कराना है, तो हम बताए थे ये डबल बॉन्ड जो है टूट जाएंगे, ये पोजीशन खाली होगा, ये पोजीशन खाली होगा, और इस पोजीशन पे इधर बहुत सारे एक्राइल नाइट्रेट जुड़ेंगे, और इस पोजीशन पे इधर बहुत सारे एक्राइल नाइट्रेट जुड़ेंगे, और पेन का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कैसे होने वाला है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड पाई बंधन टूट जाएंगे, और यहाँ पे भी CH हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ CN तो जुड़ा ही रहेगा। इस टूटने के, पाई बंधन के टूटने से एक पोजीशन इधर खाली हो गया और एक पोजीशन इधर खाली हो गया, और ये इस तरह से इधर भी बहुत सारे विनाइल साइनाइड जुड़ेंगे, एक्राइल नाइट्रेट जिसको कहते हैं, और इधर भी बहुत सारे विनाइल साइनाइड जुड़ेंगे, और कहाँ तक जुड़ते जाएंगे? n संख्या तक, और इसी का नाम होगा पेन, पोली एक्राइल नाइट्रेट। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ले लिया आपने? चलिए बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अब चलो, अब यहाँ पे अब रिएक्शन देखो, यही तो कहा जा रहा है, विनाइल साइनाइड है CH2 CN, और ऊपर में CN ग्रुप लगा है, साइनाइड ग्रुप लगा है, इसको साइनाइड ग्रुप कहा जाता है, ये साइनाइड है, और इसको एक्राइल नाइट्राइट कहा गया या विनाइल साइनाइड के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसका जब हमने FeSO4 और हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 के प्रेजेंस में जब ने रिएक्शन कराया, तो पोली एक्राइल नाइट्रेट का फॉर्मेशन करके हमें दे दिया। पता है इसका कहाँ यूज़ हो रहा है? पता है, इसको धागे के रूप में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं।
आप मार्केट में देखना, ऐसे ऐसे कपड़े मिलते हैं या ऐसे ऊन आपको मिलेगा जो एकदम ऊपर से छूने में बहुत सॉफ्ट होता है। आप छुओगे तो बहुत ही सॉफ्ट दिखाई देगा। वो एक्राइल नाइट्रेट है, वो पेन है। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ का इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आपने ले लिया है। चलिए आप ये वाला धागा देखो, ये धागा आपको देखने से लग रहा है कि ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे, मतलब ऐसे होते हैं, स्मूथ होते हैं। आप छुओगे तो हाथ आपका इसके ऊपर जो है स्लिप कर जाएगा, और स्लिप करने वाला धागे हैं। और इसी तरह से कई सारे धागे प्राप्त होते हैं। और पता है इन धागों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम लोग कपड़े बनाने में कर लेते हैं, हम लोग मैट बनाते हैं वहाँ कर लेते हैं, हम लोग कारपेट बनाने में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये आप देखो स्वेटर, देखो ठंडी का मौसम आ रहा है, स्वेटर। और बहुत सारे स्वेटर ऐसे होते हैं आप हाथ डालोगे उसमें बहुत सारा स्लिप होता है, वो कौन सा है? पेन का बना हुआ है। समझ में आ रहा बात? तो ये इसका इस्तेमाल होता है, हम लोग कंबल बनाने में कर सकते हैं। ये नीचे में आप मैट देख रहे हो, इसके बनाने में कर सकते हैं। अच्छा, आप बहुत सारे मतलब इस तरह से एक प्रोडक्ट आप देखो, ये आप अपने घरों में इस्तेमाल करते होगे, ये वाला देख रहे हो, ये है नीचे में मैट बिछाने वाला होता है। आप ये जो बना हुआ इसका धागा है, ये पेन का बना हुआ है। और ये आप ये ऊन देख रहे हो, ये आपको मार्केट में आपको दिखाई देता होगा, बहुत ही सॉफ्ट होता है, बहुत ही अच्छा होता है छूने में। आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है पहनने में। तो ये किसका बना हुआ है? पेन का बना हुआ है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे चलूँगा। ये सब अच्छा से आप एक बार समझ लो तो आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा, फिर आपको भूलने की बात ही नहीं है। अच्छा, इसके इस्तेमाल कहाँ कहाँ किए जाते हैं, इसकी खासियत क्या है? ये वाटर का विरोधी है, जल का विरोधी है, और ये हार्ड होता है, ये जल्दी पिघलता नहीं है, ये जल्दी गलता नहीं। इसके गलनांक बिंदु हाई होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसको बुना जा सकता है, मैंने क्या बताया था? हम कपड़े के रूप में इसको बुन सकते हैं, इस धागा को पिरो सकते हैं। तो इसका ये इस्तेमाल है। अच्छा, एक इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ? ब्लैंकेट बनाने में। आप देखो आजकल जो है ऐसे ऐसे ब्लैंकेट्स बनते हैं, कंबल बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। वो सॉफ्ट हो रहे हैं, उसमें किसका इस्तेमाल हो रहा है? पेन का इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा हम कपड़े बनाने में, फैब्रिक्स बनाने में करते हैं। हम नीचे बिछाने वाला कारपेट्स के रूप में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। देख रहे हो कितना इस्तेमाल हो रहा है। ये सब आपको पता तो नहीं होगा, मुझे पता है, आप लोग तो बेवकूफ़ हो आप लोगों को तो ये कुछ लेना ही देना नहीं पढ़ाई से, 12th। आप लोग सोचते हो सर ऐसे ही क्वेश्चन बैंक पढ़ लूँगा और जाके एग्ज़ाम में दे दूँगा। बेटा सिर्फ क्वेश्चन बैंक से नहीं हो जाएगा, आपको क्वेश्चन बैंक करना, चलिए मैं नहीं कहता हूँ नहीं करना है, क्वेश्चन बैंक तो करके ही जाना है, एक बार देख कर ही जाना है। लेकिन आप कम से कम एक बार थ्योरी आपको पढ़ा रहना चाहिए, तब आप क्वेश्चन बैंक लगाओ, फिर एग्ज़ाम देने जाना है। इधर उधर का कोई गाइड नहीं पढ़ना है आपको, क्लासरूम नोट्स और दूसरा क्वेश्चन बैंक। इससे ज़्यादा कहीं मैं पढ़ने के लिए बच्चों को सजेशन देता ही नहीं हूँ। क्वेश्चन बैंक इसलिए क्योंकि बच्चों को पैटर्न का पता चलता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं, उसलिए क्वेश्चन बैंक इम्पोर्टेंट होता है। कई बार तो वो रिपीट कर देता है क्वेश्चन, ये ज़रूरत होता है। ठीक है, आप क्लासरूम नोट्स पढ़ो और इसके अलावा क्वेश्चन बैंक एक बार लास्ट में करके एग्ज़ाम हॉल में जाके एग्ज़ाम दो। ठीक है, अगला है प्लास्टिसाइजर। अच्छा, प्लास्टिसाइजर एक ऐसा केमिकल है, क्या कहता है, कभी कभी थर्मोप्लास्ट को ढालना कठिन हो जाता है, कभी कभी वो नहीं पिघलता है, कड़ा ही रह जाता है। तो उस समय में उसको मुलायम बनाने के लिए हम कुछ केमिकल्स मिलाते हैं, उसी केमिकल्स को कहा जाता है प्लास्टिसाइजर। अब प्लास्टिसाइजर क्या करता है? कठोर प्लास्टिक को मुलायम करने के लिए उसमें प्लास्टिसाइजर को मिलाया जाता है। अब क्या क्या है? ब्यूटाइल थैलेट है, डाइकोटाइल थैलेट है, डाई अल्काइल थैलेट है। ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लास्टिसाइजर का काम करते हैं। तो चलो, आपके ये काम का चीज़ नहीं है, आप करना है तो कर लेना, क्योंकि बोर्ड है, आपको कुछ टॉपिक को छोड़ के चलना होता है। क्यों छोड़ के चलना होता है? जहाँ से कभी क्वेश्चन आए ही नहीं, पूछने की संभावना है ही नहीं, उसको क्यों करना। लेकिन फिर भी मैंने पढ़ा दिया है, आपको करना होगा कर लेना, नहीं तो छोड़ भी सकते हो इस टॉपिक को। ये प्लास्टिसाइजर को नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, मत पढ़ो। लेकिन हाँ, आप पेन के बारे में ज़रूर पढ़ लेना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा, आगे चलता हूँ। अब क्या कहा जाता है? थर्मोस्टेटिक। मैंने क्या बताया था?
ऐसे प्लास्टिक जिसे गर्म करने पर मुलायम हो जाता है और बाद में ठंडा करने पर कड़ा हो जाता है, फिर गर्म करने पर मुलायम नहीं होता है। इसका मतलब पहली बार जब आप उसको गर्म करो तो मुलायम हो जाएगा, और जिस रूप में ढालना है ढाल दो, जैसा रूप देना है उसको दे दो, लेकिन दोबारा जब ठंडा होके कड़ा हो जाएगा, अब दोबारा गर्म करोगे तो वो गर्म नहीं होगा, वो मुलायम नहीं होगा, जल जाएगा लेकिन वो पिघल नहीं सकता है। तो ऐसे प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल हम लोग नहीं कर सकते, ये बेकार हो जाता है। ऐसे प्लास्टिक को कहा जाता है थर्मोसेटिंग कहा जाता है, उसमें ड्रिड प्लास्टिक कहा जाता है, थर्मोसेटिंग कहा जाता है। अब कहा जाता है इसे बार बार पिघलाया नहीं जा सकता है, ये एकदम गौर कर लेना। ये प्लास्टिक क्या होते हैं, बार बार पिघलाया नहीं जा सकता। आपसे यहाँ से 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से आप क्या समझते हो, या थर्मोप्लास्ट प्लास्टिक से आप क्या समझते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए, डेफिनेशन एक बार पढ़ के जाना, ठीक है। अब थर्मो, इसे बार बार पिघलाया नहीं जा सकता है, इसमें क्रॉस लिंकेज पाया जाता है। मैंने बताया था ना, क्रॉस लिंकेज के कारण ये जो है दोबारा बंधन, इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं बन पाता है, इस कारण से ये दोबारा ढाला नहीं जा सकता है, ठीक है। इसे बार बार, जिसके कारण से ये काफ़ी कठोर हो जाता है और इसे बार बार पिघलाया नहीं जा सकता है। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, बेकेलाइट्स हैं, मेलेमाइंस है और ग्लिप्टल्स। आप लोगों को मैंने बेकेलाइट्स के बारे में पढ़ाया था, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, आप याद कर लेना और एग्जाम में पढ़ के जाना बेकेलाइट्स के बारे में, ठीक है। दूसरा मेलेमाइंस और तीसरा ग्लिप्टल। मैंने आपको मेलेमाइंस के बारे में नहीं पढ़ाया था, ग्लिप्टल के बारे में नहीं पढ़ाया था। चलिए मेलेमाइंस और ग्लिप्टल के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर जो है हमारा द एंड हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में बचता है नेचुरल पॉलीमर्स, तो उसकी बाद हम करेंगे, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, सॉरी नेचुरल तो पढ़ चुके हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बचेगा, उसमें कुछ ही है, छोटा छोटा है, 2-4 गो है, ख़त्म हो जाएगा वो जल्दी ही। चलो इसमें अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं मेलेमाइंस। आप ये मेलेमाइंस का स्ट्रक्चर देखो, ये मेलेमाइंस है, आप इसका स्ट्रक्चर नहीं भी याद रखोगे तो आपको चलने वाला। आप एक बेंजीन रिंग बनाना और बेंजीन रिंग में 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन जोड़ना और 3 पोजीशन पे NH2 ग्रुप को जोड़ देना, वो हमारा मेलेमाइंस हो जाएगा। मेलेमाइंस कैसा होता है, आप देखो, आपको दिखाता हूँ मेलेमाइंस कैसा होता है। मेलेमाइंस, ठीक है। अब ये मेलेमाइंस क्या है, आप एक बेंजीन रिंग बना लो, इस तरह से आपने बनाया, और हर पोजीशन पे 3 पोजीशन पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, मतलब ऐसे जगह पे आप, सॉरी इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, एक यहाँ पर नाइट्रोजन को आप ऐड करो, यहाँ नाइट्रोजन डालो, एक यहाँ डालो, एक नाइट्रोजन आप यहाँ डालो, देखो यहाँ एक आप नाइट्रोजन डाल दो, एक यहाँ डालो और एक यहाँ डालो, एक एक पोजीशन छोड़कर, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये 3 पोजीशन बचे हैं, यहाँ पर NH2 जोड़ो, यहाँ भी NH2 जोड़ दो, और एक पोजीशन यहाँ भी है, आप NH2 जोड़ दो। इसी का नाम है मेलेमाइंस। मेलेमाइंस ये ऐसे खतरनाक केमिकल्स थे जिनका खोज जर्मनी में हुआ। 1970 के दशक के आसपास इसको जर्मनी में खोजा गया। यह एक पाउडर के तरह दिखने वाला था, ऐसा पाउडर जो आपको मिल्क पाउडर के जैसा आपको दिखाई देगा, और इसमें नाइट्रोजन, देखो आप, नाइट्रोजन कंटेंट भर भर के है, सबसे ज़्यादा इसमें नाइट्रोजन कंटेंट पाया जा रहा है। और पता है यही चीज़ को हम मानव ने समझ लिया कि इसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा है। अब क्या होता है, इसका हम लोगों ने गलत जगहों पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पता है इस केमिकल का जो खोज हुआ था संसार में पहली बार, इसका खोज आर्टिफिशियल टाइल्स बनाने के लिए किया गया था, आर्टिफिशियल बर्तन बनाने के लिए किया गया था, ऐसे बर्तन को बनाने के लिए किया गया था जो ब्रेक नहीं हो सकता है, अनब्रेकेबल बर्तन बनाने के लिए, बिना टूटने वाला बर्तन बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। आज भी इसके टाइल्स बन के आते हैं मार्केट में, और ये कैंसर काउजिंग सब्सटेंस है। अगर हम इसको फूड के द्वारा, भोजन के द्वारा अपने लोग सेवन करेंगे तो ये कैंसर को फैलाने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। और आज के डेट में कितना दुर्भाग्य है कि ये हमारे मार्केट में मिलने वाला मिल्क प्रोडक्ट में मिल के आता है, और परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा। पता है क्यों? जितने भी मार्केट में डुप्लीकेट दूध, मतलब दूध होते हैं, मिल्क होते हैं,
उसमें ये केमिकल्स को मिलाया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे के पीने वाले जो पाउडर वाले मिल्क आते हैं उसमें भी मेलेमाइंस को मिलाया जाता है। सबसे बड़ा व्यापार है। इस पर एक साउथ इंडस्ट्री में एक मूवी बनी थी। वो मूवी मुझे बहुत इसलिए अच्छी लगी कि वो हेल्थ के बारे में, फूड के बारे में क्या क्या घोटाला हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ, बिना हम लोगों के खबर दिए क्या क्या संसार में लोग कर रहे हैं अपने कुछ फायदे के लिए, हम लोगों के साथ कितना खिलवाड़ कर रहे हैं, कितना गंदा खिलवाड़ कर रहे हैं, वो उसमें दिखाया गया। आप देखो, यही सच्चाई है आज के संसार में, आज के डेट में। पता है, हर किसी को मुनाफा चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि हमारे आपके शरीर का क्या होगा। वो ये नहीं सोचता है कि उस मुनाफा के चक्कर में हम कितने लोगों के जानों के दुश्मन, मतलब कितने लोगों के जान उसके हाथों में। वो ये नहीं सोचता है कि केवल वो सोचता है मैं बेच कर व्यापार करके बहुत अमीर आदमी हो जाऊं। ये पता नहीं है कि जो इंसान गड्ढा खोदता है वो उसमें खुद गिरता है। आप कई सारे इसके एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो। तो चलो, मैं उस चीज़ पे नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या गलत है क्या सही है। मैं आपको सिर्फ अच्छा बता रहा हूँ। जो चीज़ मतलब जो है हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये मेलेमाइंस जर्मनी में खोजा गया एक ऐसा केमिकल जो पाउडर के समान दिखने वाला था, जिसका इस्तेमाल टाइल्स और आर्टिफिशियल मतलब जो है वस्तुएं बनाने में की जाती थी। आर्टिफिशियल प्लेट बनाने में, बर्तन बनाने में इसका किया जाता था। और आज इसी का इस्तेमाल मिल्क के रूप में, मिल्क प्रोडक्ट जितना भी है उसमें मिल्क आता है। क्यों मिल्क आता है, क्यों मिलाया जाता है, इसका रीज़न क्या है? क्योंकि मिल्क का जो प्रोटीन है, प्रोटीन, आप समझना बात को, प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट है। और नाइट्रोजन के अधिक मिलने से, मिल्क में नाइट्रोजन के अधिक मिलने से हमें इस बात का पता चलता है कि इस मिल्क में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है। और यही चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया था कि अच्छा, नाइट्रोजन कहीं भी मिले तो बोल दो ये प्रोटीन है। और यही चीज़ को समझते हुए जब डुप्लीकेट दूध को बनाया जाता है, डुप्लीकेट मिल्क को तैयार किया जाता है, उसमें भर भर के मेलेमाइंस मिला देता है। और मेलेमाइंस मिल गया तो उसकी जब भी जांच होती है तो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा दिखाई देता है। जब वो स्केल पर चेक करता है तो नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा उसको समझ में आता है, अच्छा इसमें इतना नाइट्रोजन परसेंटेज है, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन है, बहुत अच्छा दूध है, बहुत अच्छा मिल्क होता है। अब कोई ऐसा संसार में चीज़ ही नहीं है कि जो प्रोटीन को माप ले, प्रोटीन को पता कर ले। बस नाइट्रोजन कंटेंट को पता किया और बता दिया इसमें प्रोटीन कंटेंट है। और इस कारण से इसमें मिलाया जाने लग गया प्रोटीन कंटेंट को बढ़ाने के लिए। और परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा लोग मिला देते हैं और ये कैंसर कारक। अब जरा सोच के देखो, वो छोटे छोटे जो बच्चे जन्म लिया है उसे तो हमारे आसपास के वातावरण, हमारे आसपास के दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है, और वो उसे पिलाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। तो वो बच्चे का ग्रोथ किस प्रकार से होगा और बच्चे किन किन बीमारी से आगे ग्रसित होंगे, कितना बड़ा ये मतलब जो है गलत बिजनेस का व्यापार हो रहा है। सरकार, हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से, हम तो जब जीवित रहेंगे, हमारे लोग जब स्वस्थ रहेंगे तो ये रोड, सड़क, ये सब कुछ हम लोग बना लेंगे। लेकिन आप सबसे पहला ध्यान दो कि हमारे इंडिया का हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। हमारे अगर यूथ जो है वो गंभीर गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे तो हमारे देश का मतलब जो है तरक्की में कौन भागीदारी लेगा। तो आपसे निवेदन है कि सबसे पहला आप ये फूड इंडस्ट्री में जितने भी मतलब जो है घटिया काम हो रहे हैं, मिलावटी काम हो रहे हैं, उस पर ज़रूर आप लोग रोक लगाने का कोशिश करेंगे। अगर सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सरकार इस पे ध्यान दे, काम करे। रोड, सड़क, नाला, शिक्षा तो बाद में भी कर लेंगे, पहले जीवित रहना जरूरत होता है। तो चलिए, आपको ये बात समझ में आ गया मेलेमाइंस के बारे में। आप जरा यहाँ पे देखो क्या कहा गया है। मेलेमाइंस ये है। अब ये मेलेमाइंस से नहीं टूटने वाला बर्तन को तैयार किया जाता है। किससे तैयार होता है? नहीं टूटने वाला बर्तन। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखकर पहचान जाओगे। आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ठीक। अब जरा देखो, ये आप बर्तन देखे होंगे, ये डिनर सेट मार्केट में बहुत मिलता है, जिसमें हम लोग खाना, ये इस आपसे हाथ से थाली गिर भी जाए तो जल्दी नहीं टूटते हैं। ये मेलेमाइंस के बने होते हैं, ये सारे का सारे मेलेमाइंस हैं। और यही है जो दूध में मिल्क मिला के मार्केट में बेचा जा रहा है। इसके अलावा
आप ये वाला टाइल्स देखो, आपको दिखाई देगा एकदम लकड़ी की तरह, इसका सतह जो ऊपर का लकड़ी की तरह दिखाई देगा, बड़ा खूबसूरत होता है। ये आर्टिफिशियल टाइल्स है जो अपने घरों में जो है हम लोग सेट करते हैं। ये टाइल्स जो है मेलेमाइंस का बना होता है, आप जरा सोच लेना। अच्छा, अगला है ग्लिप्टल। आप देखो ग्लिप्टल के बारे में आप जो है ये रिएक्शन आप नहीं भी याद रखोगे तो आपको चलने वाला है। वैसे मतलब थैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल के संयोजन से बचता है। अब जरा देखो थैलिक एसिड क्या होता है, एक बेंजीन रिंग है। अब मैं यहीं पे समझा देता हूँ क्योंकि अब ये लास्ट ही होने वाला टॉपिक है, ज़्यादा ये एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। आपके पास ये था बेंजीन रिंग, इस पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है COOH, इधर OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस साइड भी आप COOH कार्बोक्सिलिक एसिड को जोड़ दो, इसी का नाम है थैलिक एसिड। और यही थैलिक एसिड को इथिलीन ग्लाइकोल मतलब मेथेन इथेन, देखो CH2 मैथ इथिन में, मेथेन इथेन में कितना कार्बन, 2 कार्बन, और 2 कार्बन अल्कोहल है, ग्लाइकोल है मतलब अल्कोहल है, इधर OH और इधर OH। अब जरा सोचो जब दोनों को रिएक्शन कराओगे, ये पोजीशन, तो यहाँ का H और यहाँ का OH जो है वापस में वाटर के रूप में ये बाहर चले जाएंगे, और ये दोनों बंधन, इसके दोनों के बीच में बंधन बनेगा, और इसी तरह से यहाँ भी एक इधर पोजीशन खाली होगा, और इधर से भी एक हाइड्रोजन हटेगा, पोजीशन खाली होगा, और रिपीट करता रहेगा, तो ये बनेगा ग्लिप्टल का निर्माण कर लेगा। बहुत आसान है, लेकिन आप नहीं भी याद रखो तो आपसे चलने वाला है। अब जो इम्पोर्टेंट था पॉलीमर्स, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उसको कंप्लीट कर दिया। मेलेमाइंस तक जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस इसका एक बार आप यूज़ को याद रख लेना, कहाँ कहाँ आप इसके प्रयोग कर रहे जाते हैं उसको आप लोग याद रख लेना। तो ये इसका नाम है ग्लिप्टल, और ये जो है अब इधर पोजिशन खाली हो गया और एक इधर पोजीशन खाली हो गया, और इसके बीच में आप देखो ये बंधन जुड़ गया है, ये जब वाटर निकला तो यहाँ बंधन जुड़ गया है, और ये n संख्या में रिपीट होता है, तो इसी का नाम है ग्लिप्टल्स। क्या नाम है? ग्लिप्टल। ये बहुत ही आसान रिएक्शन है, आप देख सकते हो, आप कर सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार रिएक्शन लिखने के लिए और करने के लिए समझाया है कि किस तरह से रिएक्शन करे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बन के तैयार होता है इसी का नाम है ग्लिप्टल्स। क्या नाम है? ग्लिप्टल्स का नाम दिया जाता है। और कहाँ कहाँ पेंट बनाने में, क्वाइल कोटिंग में, वर्निसेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप जो क्वाइल के ऊपर जो पेंट आप देखो, मतलब देखे होंगे कि जो क्वाइल जो बनता है, वायर जो पंखा का क्वाइल होता है या किसी भी मोटर का क्वाइल होता है, तो उसके अंदर आप देखना जब क्वाइल खोलोगे तो उसके ऊपर जो है एक तांबे कलर का जो है मतलब कलर चढ़ा होता है। वो कलर वास्तव में क्या था? ग्लिप्टल था। मैं दिखाऊंगा तो आप देखकर समझ जाओगे, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो ताकि आपको समझ में आए कैसे हो रहा है, ठीक है। ये है ग्लिप्टल, समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। अब जो है मैं इसका यूज़ दिखा रहा हूँ। ये देखो ग्लिप्टल, ये पेंट, आप इस तरह के पेंट को मशीन के ऊपर करे हुए देखे होंगे। ये मशीन के ऊपर जो पेंट इस तरह का होता है, ये ग्लिप्टल होता है। आप जो वायर जो आप देखना, आपके घरों में जो मोटर होंगे या मतलब पंखा का जो वायरिंग किया जाता है, जो वायर होते हैं उसके ऊपर भी जो है इस तरह के कलर चढ़े होते हैं। वो कलर वास्तव में क्या है? ग्लिप्टल्स के बने थे। वो पेंट जो है ग्लिप्टल्स के बने हुए थे, तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस आप यूज़ को याद रखना, ग्लिप्टल्स के यूज़ कहाँ होते हैं? पेंट के कराने में होता है। ये एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आखिरी पॉलीमर्स है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ऐसे पॉलीमर्स जो प्रकृति में आप उसको फेंक दो तो वो जल्दी प्रकृति में अपने आप जो है नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, प्रकृति उसको गायब कर देता है। उसको कहते हैं, प्रकृति के द्वारा उसका अपघटन कर लिया जाता है। अपघटनीय बहुलक कहा जाता है इसको, ठीक है। ऐसे बहुलक जो वायुमंडल में डिग्रेड्स हो जाते हैं, मतलब अपघटन हो जाते हैं, ऐसे बहुलक को ही कहते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहा जाता है। जितने भी प्राकृतिक बहुलक हैं सब के सब जो हैं बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब इसमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट भी बहुलक है। वो भी आप प्रकृति में, आप घर में जितने भी जैसे फसल है, आप कोई प्लांट बॉडी है उसमें कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, आप फेंक दो मिट्टी में, देखना खत्म, गायब हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन, हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, हमारे शरीर में जो DNA RNA है, PBA है, PGA है, PHB भी है, और उसके अलावा है मतलब कैप्रोलैक्टम है। ये सब क्या है?
ऐसे बहुलक हैं जो बायोडिग्रेडेबल है। इसमें से अपन लोग जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़े हुए हैं, प्रोटीन पढ़े हैं, न्यूक्लिक एसिड पढ़े हैं, क्या नहीं पढ़े हैं? PBA, PGA, PHB भी। एक बार एक एक पॉइंट, एक एक नज़र से इसको देखते हुए चलेंगे, इसके यूज को देखते हुए चलेंगे, कहानी खत्म। इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, चैप्टर खत्म है। और इसके बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूज को याद रखना। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले, ठीक है, लेकिन पूछेगा नहीं। लेकिन एक बार हमारा फर्ज है पढ़ा देना, आपका धर्म है पढ़ लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बहुत अच्छा। चलिए एक एक करके यहाँ पढ़ लेते हैं। PBA, पॉलीब्यूटेरिक एसिड कहा जाता है, या पॉलीब्यूटेरिक एसिड नाम दिया गया है। आप देखो ना, PBA पॉलीब्यूटेरिक एसिड, इसका इस्तेमाल मेडिसिन में करते हैं। आप पूछोगे सर मेडिसिन में कहाँ करते हैं, हम देखेंगे। जो जो हम लोग सर्जरी का धागा बनाते हैं, PBA का इस्तेमाल करते हैं। अरे आप देखना ना, टाँका लगाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन के बाद टाँका लगाया जाता है ना, वो टाँका लगाने वाले धागे के निर्माण के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए लिखा हुआ मेडिसिन में। अब ब्यूटेरिक एसिड, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। अब देखो 1 2 3 4, और यहाँ OH ग्रुप लगा दो। अरे ब्यूटेरिक एसिड बनाना है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 कार्बन लिखना है। पहला CH2 और फिर यहाँ COOH, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर एक OH डाल देना, और यहाँ पे एक CH3। कितने कार्बन हो गए? आप यहाँ पे काउंट करो, यहाँ पे काउंट करो कितने कार्बन है। 1 2 3 4, ये देखो ना कितने कार्बन है यहाँ पे, 4 कार्बन हुए कि नहीं हुए? एक पहला ये वाला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है और कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए नाम है ब्यूटेरिक एसिड। क्या नाम है? ब्यूटेरिक एसिड। और यही ब्यूटेरिक एसिड जो बार बार जुड़ता चलेगा और जुड़ के बना देगा पॉलीब्यूटेरिक एसिड, PBA। और इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? मेलेमाइन में होगा, सॉरी मेडिसिन में होता है इसका इस्तेमाल। अब देख लो कैसे रिएक्शन होगा। यहाँ से OH ग्रुप निकल जाएंगे, क्या निकलेंगे? OH ग्रुप निकलेंगे, यहाँ जुड़ेंगे, और यहाँ से एक H ग्रुप गायब हो जाएगा। क्या गायब होगा? H ग्रुप गायब होगा, यहाँ बच जाएंगे वो। और इस तरह से इधर भी बनेंगे, इधर भी बनेंगे, इसी का नाम होगा PBA। यहाँ रिएक्शन आप देखो ना, ये रिएक्शन आपके किए हुए रिएक्शन है। आप इसको अच्छे से देखो और समझने का कोशिश करो कि रिएक्शन क्या है। अरे रिएक्शन मैंने बार बार बताया कैसे। यहाँ से एक OH ग्रुप गायब होगा। क्या गायब होने वाला है? OH ग्रुप यहाँ से गायब होने वाला है, और यहाँ से एक H निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक पोजीशन खाली, यहाँ पे ये पोजीशन खाली है, और N संख्या में रिपीट होगा। देखो यहाँ पे यही रिएक्शन, यहाँ CO बचा, OH गायब हो गया, यहाँ पे O बचा, H गायब हो गया, और इसी को कितने संख्या में रिपीट कराया गया? N संख्या में कराया गया। इसी का नाम है PBA। ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस एक नज़र से आपको देख लेना है क्या हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं इसके, मेडिसिन बनाने में हो रहे हैं। क्लियर हुआ? आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला रिएक्शन अपन लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा PHBV। क्या नाम है? PHBV, पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट। अब यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी वेलरिक एसिड और हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, अभी जस्ट पढ़े थे ना वहाँ पे, ब्यूटेरिक एसिड और वेलरिक एसिड, दोनों को जो आप रिएक्शन कराओगे, पॉलीमराइजेशन कराओगे, तो आपको मिलेगा PHBV। और ये क्या है? कुछ नहीं है, बस यहाँ देखो ना, COOH ग्रुप है, यहाँ OH ग्रुप है, वहाँ पे ये CH2 मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, मतलब यहाँ 5 कार्बन वाला है, इसलिए नाम है पेंटोनिक एसिड। क्या नाम दिया गया? पेंटोनिक एसिड। और ये क्या था? ब्यूटेरिक एसिड। यहाँ 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसका नाम है पेंटोनिक एसिड। और OH लगा है तो इसको आगे में लगा दो हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। इसको कहा जाता है हाइड्रोक्सिक ब्यूटेरिक एसिड। कुछ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा आपके अंदर कॉमन सेंस है, आप कर लोगे इसे। ठीक है, तो आप देख लो इसको, यहाँ पे पेंटोनिक एसिड है और इसको कहा गया है ब्यूटेनिक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड, हाइड्रोक्सी पेंटोनिक एसिड। और जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो ये PHBV का निर्माण करते हैं। और इसका पैकिंग
पैकिंग करने के रूप में, कैप्सूल के रूप में किया जाता है। आपने कैप्सूल खाया होगा, आप जब भी कैप्सूल खाते होगे, बीकोसूल आप तो खाया होगा, मतलब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल तो खाया होगा। आप जब भी खाना तो देखना वो कैप्सूल का जो कवर होता है वो PHB भी था। आप गैस वाली दवाई खाए होंगे, गैस वाला दवाई जो आवाज़ करता है, बहुत सारे लोग उसको आवाज़ करके मतलब सुन लेते, समझ लेते अच्छा ये तो गैस के लिए है। पेंटोपराजोल, ओमेपराजोल, ये सब जो भी गैस की दवाइयाँ आती है उसके ऊपर कवर होता है, कैप्सूल के ऊपर कवर होता है। वो कवर किसका बना हुआ है? PHBB। इससे ज़्यादा सोचना ही नहीं, याद ही नहीं रखना है। भूल जाओ रिएक्शन क्या हुआ था, याद मत रखना। ठीक है, बस आपका यूज एक बार याद रखना। ये एग्ज़ाम के लिए उतने, 12th के लिए उतने अच्छे मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। मेले माइंस तक था, मैंने उसको अच्छे से आपको समझाया, एक एक पॉइंट करके समझाया। अगर ये इम्पोर्टेंट होता तो इसको भी मैं करके रिएक्शन करके आपको बताता, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आप खुद समझ लेना कि ये दोनों कैसे, क्योंकि रिएक्शन कराने के लिए मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है। चलिए ठीक है। अब क्या है? PGA, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड से हम लोग PGA की प्राप्त करते हैं, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड की प्राप्ति करते हैं। ग्लाइकोलिक एसिड क्या है? COOH, CH और OH, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिक एसिड। और बहुलीकरण कराएंगे, PGA प्राप्त हो जाएगा। और ये सब का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? मेडिकल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब अगला है PLA, पॉलीलैक्टिक एसिड नाम दिया गया है। लैक्टिक एसिड को हम जब बहुलीकरण कराते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड कहते हैं। लैक्टिक एसिड क्या होता है? COOH, यहाँ पे देखियो मैथेन इथेन प्रोपेन, ये देखो ना, ये प्रोपेन वाला है, और OH है एक तरफ COOH, इसी का नाम है लैक्टिक एसिड। क्या नाम है? लैक्टिक एसिड के बारे में हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी पढ़ाए थे, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाए थे वहाँ बताए थे लैक्टिक एसिड है। शुरुआत में इसे कार्बोहाइड्रेट समझा गया था, लेकिन बाद में पता चला ये तो लैक्टिक एसिड है। ठीक है, तो ये आप ये समझ लेना, ये लैक्टिक एसिड है और इसको पॉलीलैक्टिक एसिड के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है बहुलीकरण के बाद। अब क्या कहा जाता है? PGA और PLA का पहली बार 9:10, 90:10, 9:1 के रेशियो में मिलाकर क्या बनाया गया? सर्जरी के धागे के रूप में इस्तेमाल किया गया। किसके रूप में इस्तेमाल किया? सर्जरी के धागे के रूप। और ये सर्जरी का धागा जब, अगर मान लो कि अंदर, अगर आपके पेट के अंदर ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पे धागे से सिल दिया गया, तो जरा सोचो वो धागा अंदर में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है, अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये धागे के रूप में जो है इस्तेमाल कर लेते हैं सर्जरी में। और ये सर्जरी के बाद आप नहीं भी निकालो तो ये अपने आप खत्म हो जाता है, गल जाता है, अंदर ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसी के साथ जो है ये चैप्टर की समाप्ति होती है, चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर जो है केमिकल इन डेली लाइफ को लेके आएंगे बहुत ही जल्दी से, उसको भी शुरू करूँगा ताकि आपके तीनों टॉपिक कवर हो जाए और एग्ज़ाम में आप अच्छे कर पाओ। तो ये लास्ट वाला जो मतलब जो पॉलीमर्स था, बस आप उसको एक बार देख लेना। बहुलक में मेलेमाइंस तक मैंने जो पढ़ाया है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, रहते हैं। तो चलिए मैं जल्द ही आता हूँ केमिस्ट्री इन ए डेली लाइफ के चैप्टर को लेके, और मैं आप लोगों को ये टॉपिक को, ये बायोकेमिस्ट्री को जल्दी ही कंप्लीट कर दूंगा, ताकि आप जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम में मतलब इसको आप तैयार करके आप अच्छे कर पाओ। तो चलिए तब तक आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आप अच्छे से रहेंगे और ढेर सारा मेहनत करेंगे। तो चलिए मिलता हूँ जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।